इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। बिना एग्रीमेंट किए अपने घर में, दुकान में, मकान में अगर भाई साहब आपने किराएदार को घुसाया तो उसे किराएदार को तो कोई विशेष नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसे तो किराया देना और रहना है। अगर वो ईमानदार है तो इतना भी तभी उम्मीद कर सकते हैं जब वो ईमानदार हो, वरना इतने की भी उम्मीद नहीं करना। लेकिन एक मकान मालिक होने के नाते आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। एक सज्जन का मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने कहा भाई साहब मुझे ज़रूरत ही क्या रेंट एग्रीमेंट बनाने की, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाने की। हम तो अपना मकान कई सालों से किराए पे देते आ रहे हैं और किराएदार अगर पैसे नहीं देगा तो मैं उसकी मुंडी पकड़ के उसे बाहर कर दूंगा। तो मुझे ज़रूरत ही क्या है ये सब लीगल पचड़ों में पड़ने की। देखो, हो सकता है वो जो सज्जन हों वो बाहुबली किस्म के व्यक्ति हों और उनमें इतनी ताकत हो कि वो मुंडी पकड़ के किराएदार को घर से बाहर कर दे, क्योंकि कहावत है बुजुर्गों की, जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वो ऐसा हो सकता है, कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा कर सकें। और अगर आप बाहुबली हैं भी तो भी अगर बाहुबल के साथ कानून का बल भी आपके साथ रहेगा तो उसमें हर्ज क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूँ कि अगर बिना रेंट एग्रीमेंट के आपने किराएदार को घर में रखा तो उसकी क्या कानूनी स्थिति होगी, आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और क्या फ़ायदे होते हैं एग्रीमेंट बनाने के और क्या नुकसान हो जाएंगे बिना एग्रीमेंट के किराएदार को घर में रखने से। एक शब्द है जिसका हम प्रयोग करते हैं कानूनी भाषा में, वो है इम्प्लाइड टेनेंसी। इम्प्लाइड टेनेंसी का मतलब है, इम्प्लाइड वर्ड का मतलब होता है गर्भित। गर्भित खतरनाक हिंदी वर्ड हो गया। सरल भाषा में इसका मतलब होता है कि जहां कोई लिखित बात नहीं है लेकिन आपके आचरण से, आपके व्यवहार से ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऐसा है। तो इस तरह अगर आपने अपने घर में, दुकान में किराएदार को रख लिया और आपने कोई लिखित उसके साथ एग्रीमेंट नहीं भी किया, परंतु वो वहां पे रह रहा है, अपने परिवार के साथ रह रहा है या वहां पे व्यवसाय कर रहा है और आप उससे हर महीने किराया ले रहे हो, चाहे बैंक अकाउंट में ले रहे हो, चाहे कैश ले रहे हो, कोई रिसिप्ट दे रहे हो, वट फॉर्म, और वो वहाँ रह रहा है। और रहने के साथ साथ हो सकता है वो वहाँ का बिजली का बिल भी पे कर रहा हो, कोई पानी का बिल भी पे कर रहा हो, कोई वहाँ पे मेंटेनेंस चार्ज पे कर रहा हो। अदरवाइज पड़ोसियों को तो पता ही है कि भाई साहब वो किराएदार है। ज़रूरत पड़ने पे ज़रूरी नहीं है कि वो पड़ोसी आपके फेवर में गवाही देंगे, वो उसके फेवर में ही गवाही देंगे कि ये यहाँ रहता है। और इसको टेनेंसी एट विल भी हम कहते हैं कानूनी लैंग्वेज में। तो ये पूरी तरह से कानूनी है। आप ये नहीं कह सकते बाद में कि ये ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस गया था, इसने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है, इसके ऊपर पुलिस में FIR करूँगा। आप ऐसा नहीं कह सकते। ये एक सिविल डिस्प्यूट है, ये कोई क्रिमिनल मैटर नहीं है। पुलिस इसमें आपकी सहायता करेगी ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक सिविल मैटर है। तो आप जब किसी को बिना लिखत पढ़त किए, बिना एग्रीमेंट बनाए अपने घर में घुसा रहे हो तो आप मान रहे हो कि वो व्यक्ति किराएदार है। और इससे संबंधित बात ये है, ये सारी बात इसलिए बता रहा था कि उसके बावजूद भी लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। और वो लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा जिस राज्य में आप रहते हो, वहाँ के जो भी टेनेंसी लॉज हैं हर राज्य के, वहाँ का जो भी रेंट कंट्रोल एक्ट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और वो लॉ जब एप्लीकेबल हो जाएगा मेरे भाई, तो उस लॉ में जो ज़्यादातर बातें हैं वो टेनेंट्स को फेवर करती हैं। कानून को अपने पक्ष में रखिए तो आप उसके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट बनाएं और उसे रजिस्टर्ड भी करवाएं अगर अपनी सेफ्टी चाहते हैं तो। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए 12 महीने से कम का एग्रीमेंट बना लेते हैं, 11 महीने का, 10 महीने का, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो ये कहता है कि अगर 12 महीने या उससे अधिक के लिए कोई संपत्ति में कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, यानी किराए पे दे रहे हैं आप या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। वो स्टैंप ड्यूटी
ना देनी पड़े सरकार को, और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एक दिन वेस्ट होएगा आने का जाने का, वो ना करना पड़े, इसलिए लोग सुविधा के लिए उसे और पैसे बचाने के लिए विदाउट रजिस्ट्रेशन अपनी प्रॉपर्टी को नोटराइज करा के रेंट एग्रीमेंट पर भी दे देते हैं। लेकिन मेरे भाई, अगर आपकी इतनी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, आप एक दिन की जरा सी असुविधा सह लोगे और स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट को दे दोगे, तो वो जो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट बनेगा या रजिस्टर्ड लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनेगा, जो भी आप उसके साथ बना रहे हैं, उससे आपकी स्थिति एज ए लैंडलॉर्ड काफी मजबूत हो जाएगी। क्योंकि कल को उसमें लिखी किसी शर्त का वायलेशन करता है यदि किराएदार, तो कानून, कोर्ट, पुलिस सब आपके साथ खड़े होंगे। एक ब्लैक एंड व्हाइट चीज है जो कि रजिस्टर्ड है, जिसमें आपने स्टैंप ड्यूटी पे कर रखी है सरकार को। न जाने कितने ही ऐसे किराएदार हैं जो कई सालों से प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, और या तो किराया ही नहीं देते हैं मकान मालिक को, या देते हैं किराया तो हो सकता है किसी जमाने में कभी कोई रेंट एग्रीमेंट बना था, उसको रिन्यू नहीं किया, रजिस्टर्ड नहीं करवाया, या रेंट एग्रीमेंट बना ही नहीं था, ऐसे ही चला रहा है, पिताजी ने दे रखा था, ऐसे ही विश्वास पे दे रखा था, अब पिताजी तो रहे नहीं तो विश्वास भी नहीं रहा, और वो किराया या तो दे ही नहीं रहे हैं, या दे रहे हैं तो बहुत ही नॉमिनल सा किराया दे रहे हैं। आप किराया बढ़ाने की बात कर रहे हो तो किराया भी नहीं बढ़ाएंगे, खाली भी नहीं करेंगे, कोई ना कोई बहाना बनाते रहेंगे, तो आपकी प्रॉपर्टी और आप ही भिखारी। अब डिस्कशन करता हूँ कुछ संभावित उपाय की, ऐसी कुछ रेमेडीज की जो शायद काम आ जाएं। अब इनमें से कौन सी रेमेडी काम आएगी, कौन सी काम नहीं आएगी, वो डिपेंड करता है कि वो जो किराएदार है वो कितना पुराना है, कितना बेशर्म है, कितना गुंडा है, मेल है या फीमेल है, अनमेरिड फीमेल है या मैरिड फीमेल है, या विडो है, या ओल्ड लेडी है, या ओल्ड कपल है, या लिव इन रिलेशनशिप वाले कपल हैं, या जॉइंट फैमिली है। इन सारी बातों को प्लस वो जो प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो एक ही फॉर्मूला एक जगह फिट नहीं होता। डिपेंड करता है कि किराएदार कौन है और क्या स्थिति है और कितना पुरानी ये समस्या है। जितना पुराना ये मर्ज होगा मेरे भाई, उतना ही इसका इलाज मुश्किल होता चला जाएगा। मेरा पहला सुझाव तो ये है कि आप जब उस किराएदार से बात करें तो उसकी कन्वर्सेशन को फ़ोन में रिकॉर्ड करने का प्रयास करें, उससे प्यार से बात करें, उसे पूछें कि भाई साहब आप घर कब खाली कर दोगे, समझे वो क्या कह रहे हैं, उसकी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करो कि किराया कब दोगे, आपने पिछली बार बोला था बढ़ाने के लिए, आपने पिछली बार बोला था इस महीने की आखिरी तारीख तक खाली कर दूंगा, मेरे को इस वजह से ज़रूरत है घर की, मैं परेशानी में हूँ, मुझे चाहिए। तो आप कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करें, और वो कन्वर्सेशन कोर्ट में एविडेंस के रूप में काम आ सकती है, पुलिस के सामने काम आ सकती है, किसी भी लॉफुल अथॉरिटी के सामने आप सुनवा सकते हो उसको। तो कोई ना कोई सबूत क्रिएट होगा कि हाँ वो ऐसा वादा कर रहा है और अपने आप को किराएदार मान भी रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं मालिक हूँ, मान रहा है कि मैं किराएदार हूँ और किराया दूंगा और खाली करूँगा। तो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करने का प्रयास कीजिए। दूसरी कोशिश जो आपको करनी चाहिए वो करनी चाहिए समझौते की, सेटलमेंट की। कोर्ट में जाओगे, टाइम खर्चोगे, पैसे खर्चोगे, पता नहीं कब फैसला आएगा। पुलिस के पास जाओगे, पुलिस आपकी मदद करेगी या नहीं करेगी पता नहीं। आप गुंडागर्दी कर सकते हो नहीं कर सकते पता नहीं। आपने गुंडागर्दी करी तो उल्टा भी हो सकता है कि आपके ऊपर ही FIR दर्ज करवा दे वो, और पुलिस आपको ही पकड़ ले और आप ही जेल में चले जाओ, ऐसा भी हो सकता है। तो कोशिश करो कि अगर प्रॉपर्टी वाकई एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है तो भाई आपने जो गलती कर दी भुगतनी तो पड़ेगी। अब उसके चाहे हाथ पैर जोड़ो, चाहे प्यार मोहब्बत से समझाओ, चाहे पंचायत करो, चाहे दबाव बनाओ, चाहे रिश्तेदारों को इकट्ठा करो उसके, चाहे कॉमन फ्रेंड्स को इकट्ठा करो, चाहे उसे पल्ले से और लाख रुपए देने पड़ जाएं, तो उसे रिक्वेस्ट करके प्रॉपर्टी खाली कराओ। ये मेरा दूसरा सुझाव है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे माने, ज़रूरी नहीं है कि ये कारगर सिद्ध हो। तीसरा उपाय दोस्तों जो आप कर सकते हैं कि अगर आप किसी महानगर में रहते हैं जहाँ पे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनी होती हैं, तो वो जो RWA बनी होती हैं, आप RWA से संपर्क कर सकते हो। RWA से आप बातचीत कर सकते हो, भाई ऐसे ऐसे ये टेनेंट यहाँ पर आए थे
और ये अब खाली नहीं कर रहे हैं, तो कई बार RWA भी अपने तरीके से प्रेशर बना सकती है उस किराएदार पे उस घर को खाली करवाने में, परंतु उनका रोल बड़ा एक लिमिटेड रहता है, क्योंकि ज़्यादातर जो RWA है वो किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहती और उनको अपने मेंटेनेंस जो मंथली मिलता है और मंथली जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के बिल वो कलेक्ट करते हैं उनसे ज़्यादा सारोकार रहता है। परंतु फिर भी अगर आपके RWA से अच्छे संबंध हैं तो वो कुछ कोशिश तो कर ही सकते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। दोस्तों, यदि आपने उपाय के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन काटा, पानी काटा किराएदार का, तो ऐसा करना आपके लिए ही मुसीबत का सबब बन सकता है, क्योंकि ऐसा करना गैर कानूनी है। और आपने अगर किसी और प्रकार की गुंडागर्दी करने की कोशिश की, उसका ताला तोड़ दिया, सामान उठा के बाहर फेंक दिया, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हो। तो अगर आप उस मुसीबत के लिए तैयार हो कि हाँ, ये सब करने के बाद जो मुसीबत होगी मैं उससे लड़ने के लिए सक्षम हूँ और मेंटली तैयार हूँ, तब वो आपका खुद का डिसीजन है। परंतु कानून ये कहता है कि किसी को अनलॉफुल तरीके से डिस्पोजेस ना किया जाए, गैर कानूनी तरीके से किसी को ज़बरदस्ती घर, मकान या दुकान खाली ना करवाया जाए उससे, ऐसा कानून कहता है। एक केस में मैंने एक उपाय ये भी देखा कि जो किराएदार घर खाली नहीं कर रहे थे वो कोई पुराना घर था, काफ़ी साल पहले बना था, तो मकान मालिक ने खुद ही वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है वहाँ पे एक एप्लीकेशन दे दी म्यूनिसिपैलिटी में कि ये घर खतरनाक है, ये कभी भी गिर सकता है, इसमें दरारें आ रही है, भूकंप आ गया तो गिर जाएगा, इसके अंदर लोग रह रहे हैं, लोग मर जाएंगे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरे ऊपर FIR मत कर देना, इसकी अपने इंजीनियर भेज के जांच करवाइए। फिर वो खुद ही जाके इंजीनियर से मिल लिए, खुद ही जाके अथॉरिटी में मिल लिए, उसकी इंस्पेक्शन करवा दी, उस घर की फिजिकल इंस्पेक्शन करा दी, जांच करा दी कि क्या ये घर रहने योग्य है या नहीं है। वहाँ से रिपोर्ट ले ली कि ये घर रहने योग्य नहीं है, इसमें रहने वाला खतरा है। फिर वहाँ से खुद कोई कानूनी एक्शन ना लेते हुए उस संबंधित विभाग से ही वहाँ पे नोटिस चिपका दिया कि इस बिल्डिंग में रहने वाले जितने लोग हैं इस घर को खाली करो इतने दिन के अंदर, क्योंकि हमें बिल्डिंग डिमोलिश करनी है, नष्ट करना है हमें इस बिल्डिंग को, क्योंकि वो जड़ समेत मकान था, प्लॉट के साथ था। तो उस मकान मालिक की स्ट्रेटेजी ये थी कि भाई अगर ये बिल्डिंग गिर भी जाए और सब लोग खाली हो जाए तो मेरा प्लॉट जो करोड़ों रुपए का है वो तो रहेगा, मैं तो उस पर बाद में दूसरी बिल्डिंग बना लूँगा। वो मामला हालांकि फिर कोर्ट में चले गए वो किराएदार और वो पेंडिंग एडजुडिकेशन है, अभी उस पर फैसला नहीं आया, पर ये भी एक तरीका है जो उन्होंने अपनाया। और हो सकता है कि आपकी जो सिचुएशन है, अगर घर वाकई पुराना है और ख़तरनाक है रहने के लिए, तो आप सोचो इस बारे में। इस सब के बावजूद भी दोस्तों, अगर वो किराएदार आपका घर खाली नहीं कर रहा है और आपने कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाया था, तो भी आप उसको एक नोटिस अपने वकील के माध्यम से भिजवा सकते हो कि भाई साहब मुझे इस मकान की, इस दुकान की ज़रूरत है, आप इतने दिनों के अंदर इसको खाली करें। एक नोटिस के बाद दूसरा नोटिस भी भेज लेना, कुछ समय इंतज़ार करके फाइनल नोटिस। और वो यदि कोई रिप्लाई नहीं करता है या उल्टा सीधा रिप्लाई करता है तो फिर सिवाय न्यायालय की शरण में जाने के, कोर्ट के पास जाके रिक्वेस्ट करने के, एविक्शन सूट फाइल करने के कि इस प्रॉपर्टी को खाली कराया जाए, इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूँ, ये व्यक्ति जो प्रॉपर्टी में रह रहा है ये गैर कानूनी तरीके से रह रहा है, क्योंकि मैं इसे एविक्शन नोटिस दे चुका हूँ, उसमें समय दे चुका हूँ इसे खाली करने का, उसके बावजूद भी ये खाली नहीं कर रहा है और मुझे व्यक्तिगत कारणों से मेरी इस प्रॉपर्टी की खुद में वाकई सच में ज़रूरत है। ये जाके आप मुकदमा लड़िए, कोर्ट फीस भरिए, वकील एंगेज करिए, और वो कितने साल चलेगा उसका जवाब भाई साहब कोई नहीं दे सकता इस देश में, मैं भी नहीं दे सकता, खुद कानून मंत्री भी नहीं दे सकते। तो कोर्ट में मुकदमा कितने साल चलेगा वो नहीं पता, पर इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। मेरे इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नंबर 1, जब किराएदार को रखें तो एग्रीमेंट बनाए बिना ना रखें, क्योंकि एग्रीमेंट में शर्तें लिखी रहेगी तो उसका डिफ़ॉल्ट कोर्ट में प्रूव करना आसान होगा। नंबर 2, जितना संभव हो सके देखभाल के किराएदार को रखें जो शरीफ हो, जिसके बैकग्राउंड के बारे में आपको पता हो, पुलिस वेरिफिकेशन करा लेना। किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं होता है कि वो शरीफ है, व्यवहार से तो बहुत सारे लोग अच्छे ही दिखते हैं, मीठे भी बोलते हैं, परंतु उनके दिल में क्या कौन सा अजगर और सांप बैठा है और क्या उनकी दुष्ट इंटेंशंस हैं वो जज करना बहुत मुश्किल होता है।
तो पक्का ब्लैक एंड व्हाइट काम करिए, उस एग्रीमेंट को आप रजिस्टर्ड करवाइए जाके। जितना आप कानून को अपने पक्ष में रखेंगे, इसी तरह मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि अगर अपनी प्रॉपर्टी किराए पे देनी भी हो तो रेंट एग्रीमेंट की बजाय लीव एंड लाइसेंस पे दीजिए। उसमें कानून लैंडलॉर्ड के फेवर में ज़्यादा है, वो इंडियन ईजमेंट एक्ट के अंडर आता है। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, लीव एंड लाइसेंस बाय एडवोकेट सुबोध गुप्ता। तो दोस्तों, आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है और आप उसमें लापरवाही करेंगे तो उसका खामियाजा ना केवल आपको भुगतना पड़ेगा, बल्कि आपके पूरे परिवार को और आपकी आने वाली पुश्तों को भी भुगतना पड़ेगा।